So I was talking about Molasses Act, and I was just telling you that what molasses basically is, so that you may get an idea what molasses basically is. Okay. Uh, Wait a minute. Okay. So can you people see the screen? Please do let me know. Is it visible to you? Okay, thank you. Okay, let's just start फ्रॉम मोलेसिस एक्ट। और ये बेसिकली मोलेसिस एक्ट क्या है, आप लोग ये पिक्चर पहले छोटी सी देखें। ये पिक्चर के अंदर क्या शेयर किया हुआ है, उसने ग्लास पकड़ा हुआ है हाथ में और बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लैग है। सो इट इज एक्चुअली इनविजिबल व्हाट इज बीइंग रिटन, बट द थिंग इज दैट इट वाज जस्ट एन एक्ट दैट created a kind of havoc all across the United States of America. Let's just read what are the main points of it. A tax was placed on the sugar and molasses. मैंने आपको बताया molasses क्या होता है। That came from British West Indies. आपने एक बात याद रखनी है, एक होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, ये कौन हैं? ये वो हैं जो सब कॉन्टिनेंट में भी आए थे। ठीक है, ये वो हैं जो सब कॉन्टिनेंट में भी आए थे। अब जो ब्रिटिश वेस्ट इंडिया कंपनी है, ये कौन सी है? इसके अंदर फ्रेंच भी शामिल है। ठीक है, बेसिकली ये एक कलेक्टिव होता था, और ये जो है इसके अंदर ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये आपको जैसे अगर आप वर्ल्ड मैप को देखो तो सब कॉन्टिनेंट जो है इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड, और ये किस जगह को कॉलोनाइज किए हुए हैं? वेस्टर्न साइड को। सो दिस वाज द वेरी रीजन दैट द कंपनी वाज कॉल्ड ब्रिटिश वेस्ट इंडिया कंपनी। हाउएवर द मोटिव एंड पर्पस इज सेम। उनका पर्पस और मोटिव जो है वो सेम है जनाब। New Englanders can only trade with the islands. Many businesses had been trading with the French and the Dutch. Now these men would lose money. बेसिकली मोलेसिस एक्ट इसलिए लगाया गया, मैं आपको सादा अल्फाज में अगर बताऊं, और अगर आप पेपर में इस तरह भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कि मोलेसिस एक्ट और शुगर एक्ट 1733 में इसलिए पास किया गया था। सॉरी, मोलेसिस एक्ट 1733 में इसलिए पास किया गया था ताकि जो फ्रेंच हैं उनकी ट्रेड को धचका दिया जा सके। ब्रिटिशर्स को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जो भी ट्रेड रुकेगी उसमें अमेरिका का लॉस भी होगा। ऑल दे वांटेड वाज जस्ट टू स्टेप डाउन द फ्रेंच पीपल। ठीक है, सो यहाँ पर जो लिखा है, न्यू इंग्लैंडर्स कैन ओनली ट्रेड विद द आइलैंड्स, मेनी बिजनेसमैन हैड बीन ट्रेडिंग विद द फ्रेंच एंड द डच। कुछ काफी ज्यादा जो बिजनेसमैन थे वो किसके साथ, अब ये बिजनेसमैन किसकी ट्रेड कर रहे हैं? मोलेसिस की बात हो रही है। सो ये चीज जो है उन्होंने कहा कि अब ये एक्ट पास हो गया है कि फ्रेंच और डच के साथ आप ये नहीं कर सकते ट्रेड इस चीज की। तो नाउ मोलेसिस एक्ट हैज बीन पास्ड एंड ऑल द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इज एक्चुअली लॉस्ट। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी कॉल मोलेसिस एक्ट। नाउ कम्स अवर रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैन्युफैक्चर। एक और चीज जो हमारे सामने आती है, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैन्युफैक्चर। ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग थी कुछ चीजों की, उसके ऊपर बेसिकली पाबंदी लगा दी गई, जिसके लिए हैट एक्ट, बेल्ट एक्ट, आयरन एक्ट, ये सारे एक्ट्स जो हैं वो पास किए गए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट्स थे जिनको पास किया गया, बट यू नीड टू मेंशन जस्ट 2 or 3 ऑफ देम सो दैट यू मे मेमोराइज देम वेरीली। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा एक्ट्स हैं, बट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर 2 or 3 आउट ऑफ देम। सो हैट एक्ट, बेल्ट एक्ट, आयरन एक्ट वगैरह पास किए गए। एंड व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? The purpose was actually to halt not just the trade of the United States of America, but to hit French people as well. So this was the purpose behind it. So restrictions on the manufacture of certain products was also over there, that they were actually asked, or they were prohibited, or they were forbidden to use to manufacture certain products. अब ब्रिटिशर्स की तरफ से ऑर्डर क्या आता है? यू कैन नॉट मेक हैट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू कैन नॉट मेक बेल्ट्स, इवन यहाँ पे एक बेल्ट एक्ट भी था, even you cannot make belts in the United States of America, you cannot manufacture them. Why? And what how this will be compensated? They said that you have to buy these products from us, आपको हमसे लेनी पड़ेगी। ठीक है, बेल्ट एक्ट, आयरन एक्ट, हैट एक्ट, इस तरह के एक्ट जो हैं वो पास किए।
ताकि ब्रिटिशर्स की जो है ट्रेड, ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाए, और अमेरिकन डिस्पाइट हैविंग लेदर इन देयर कंट्री दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट, they were not able to manufacture that. Why? Because there were certain restrictions from the Britishers that you cannot make them. आप इन्हें नहीं बना सकते, ठीक है। सो इस चीज ने इनको बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, एंड अमेरिकन वर जस्ट थिंकिंग that now there has come a time that we have to get rid of these Britishers. Once the Britishers, who were considered to be the life savior, who were considered to be the only entity that could provide them risk and all these things, were now a thorn in their neck. अब वो उनकी गले की हड्डी बन गए, and British Americans were working day in and out to get rid of the British supremacy. Then अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर हमारे एक्ट्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे जो मर्केंटलिज्म के अंडर जितने एक्ट्स आ रहे थे, नेविगेशन से मैंने स्टार्ट किया और एंड तक मैं आपको लेकर आई हूँ, यहाँ पर हमारे वो एक्ट्स जो मर्केंटलिज्म के अंडर आते हैं वो खत्म हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्लाइड में आसानी के लिए जो है लिखा है अदर कॉजेज कॉन्टिन्यू, ठीक है। अब हम बाकी कॉजेज के ऊपर आ गए, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज ना। उन कॉजेज में हमने पहली कॉज कौन सी पढ़ी है? एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन। दूसरी कॉज मैंने आपको पढ़ाई है एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स। तीसरी कॉज मैंने आपको पढ़ाई है मर्केंटलिज्म थ्योरी, ठीक है, या मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म थ्योरी के अंडर मैंने आपको पढ़ाए हैं मर्केंटलिज्म के सर्टेन एक्ट्स, ठीक है। मर्केंटलिज्म के अंडर जो सर्टेन एक्ट्स आते हैं, जिसमें मैंने आपको नेविगेशन एक्ट से स्टार्ट किया एंड देन इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट एंड फर्दर 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 जैसे जैसे चीजें चलती गई, एंड लास्ट पे हम लोग जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गए। देयर विल बी अदर एक्ट्स एज वेल। मैंने अभी आप लोगों को स्टैम्प एक्ट पढ़ाना है, मैंने भी आप लोगों को क्वार्टरिंग एक्ट पढ़ाना है, और आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे वो सारे एक्ट्स पढ़ के, बट दोज एक्ट्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मर्केंटलिज्म एक्ट्स। ये सारे जितने अभी तक आपको पढ़ाए हैं ये एक्ट सारे आपके मर्केंटलिज्म एक्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड नाउ अदर कॉजेज कॉन्टिन्यूड मैंने इसलिए लिखा है कि ये अब हमारी फोर्थ कॉज आती है। तीन हमने पहले पढ़ ली है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे खासे जब अपनी तैयारी शुरू करेंगे, जब स्लाइड सामने रखेंगे, जब अपने नोट्स बनाएंगे, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होगी, तो आप लोग अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज में कि ये कैसे इधर उधर हो गई हैं चीजें। आप इसको मर्केंटलिज्म समझ लोगे, रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर को भी। सो दिस इज अनदर कॉज एंड इट इज द फोर्थ कॉज, ठीक है। थ्री वर इनिशियली एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन, एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स एंड मर्केंटलिज्म लॉज, एंड नाउ कम्स अवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर। नाउ जैसे ही फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की 7 साल जंग खत्म होती है तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वर हैप्पी, ब्रिटिशर्स वर इजी। why they were easy? Because they had this idea that now French are no more danger for us. फ्रेंच के साथ अब हमारा मामला हो गया स्टॉप, एंड नाउ अब उनको एक फ्री हैंड मिल गया था। ये इसी तरह ही है, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ कि जैसे इंडिया के साथ चाइना की भी एक ही टाइम में जंग हो रही है और पाकिस्तान की भी हो रही है, ठीक है, दोनों की एक टाइम पे जंग हो रही है। तो उस दौरान में होता क्या है कि चाइना और इंडिया की जंग खत्म हो जाती है। जैसे ही चाइना और इंडिया की जंग खत्म होती है तो ऑब्वियसली इंडिया को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, ब्रीदिंग बाउंड्री मिल जाएगी कि जी अच्छा हमारी अब जंग इनके साथ खत्म हो गई है चाइना के साथ, एंड नाउ वी विल एक्सर्ट ऑल आवर एनर्जीज, वी विल पुट ऑल आवर एफर्ट्स इनटू वार विद पाकिस्तान। दिस इज द सिमिलर केस हियर, दैट रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर प्रोवाइडेड इम्पीटस टू द ब्रिटिशर्स। इससे इनको जो है तकवीयत मिली है कि जी ये जो अब फ्रेंच है वो यहाँ पर नहीं है, और अब हम आराम से इनके ऊपर जिस तरह से मर्जी जो है ना अपना मामला चला सकते हैं, ठीक है। हाउएवर फ्रेंच विल कम, अभी जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब एंड होता है वार का तो अमेरिकन वर एक्चुअली नॉट एबल टू विन दिस वार बिकॉज दे वर वीक समहाउ। हाउएवर फ्रेंच सपोर्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम, ठीक है। वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो भी 1791 में जो है गिफ्ट किया था, आई थिंक, हाँ 1791 में गिफ्ट किया था फ्रांस ने अमेरिका को। अच्छा जी, वापस आते हैं पॉलिसीज ऑफ ग्रैनविले के ऊपर। दिस इज एन अदर कॉज, ठीक है, ये एक और कॉज है। पॉलिसीज ऑफ ग्रैनविले 1763। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट इसको ना आप लोग क्रैम कर लेना इस क्वेश्चन।
आपको याद तो हो, आपको समझ भी हो कि ग्रैनविले अब आपको पता होना चाहिए है कौन, ठीक है। आप लोगों को अगर मोलेसिस एक्ट का पूछा है तो आपको मोलेसिस पता हो कि क्या है, ठीक है। मैम, क्रैमिंग डजंट मीन कि आपने बस फुल रट्टे लगाए में और आपको पता कुछ नहीं है, दिस इज नॉट द केस। याद रखिएगा, सीएसएस इज ऑल अबाउट थ्री थिंग्स: हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड रट्टा रट्टा सिस्टम एज वेल, ठीक है। अब हार्ड वर्क में आप अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, मेमोराइज करते हैं स्मार्ट वर्क के अंदर, ठीक है। रट्टा भी आपका ऑलमोस्ट उसी में आ जाता है, ठीक है। द थिंग इज कि आपने पहले चीज को समझना है, समझने के बाद आपने उसको रट्टा लगाना है, ऐसे नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स पॉलिसीज ऑफ ग्रैनविले। ग्रैनविले वाज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो इनका बनता है ब्रिटिशर्स का इन 1763, ठीक है। इसका डेजिग्नेशन एक दफा आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक सो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, बट आई एम एक्चुअली नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज मेरे पास इस टाइम नोट्स नहीं है, आई एम जस्ट टीचिंग फ्रॉम स्लाइड्स। अच्छा, अब होता क्या है कि पॉलिसीज जो हैं वो ग्रैनविले ने कुछ इस तरह की इंट्रोड्यूस करवा दी दैट इरिटेटेड कॉलोनिस्ट्स। जितने भी कॉलोनिस्ट थे वो उससे इरिटेट हो गए एंड उनको अच्छा नहीं लगा। एंड देन कम्स सपोर्टेड रेड इंडियंस, बेसिकली ग्रैनविले सपोर्टेड रेड इंडियंस। और रेड इंडियंस एक बहुत बड़ा मसला थे अमेरिकन के लिए उस टाइम पर, और वो क्यों थे मैंने आपको रीजंस पहले भी बताए थे कि वो क्या करते थे कि वो अमेरिकन के हमेशा से अगेंस्ट खड़े होते थे, जो भी एंटिटी अमेरिका के अगेंस्ट आके खड़ी होती थी वो उसके साथ मिल जाते थे। सो यहाँ पर ब्रिटिशर्स अमेरिकन के अगेंस्ट हैं तो वो उनके साथ मिले हुए हैं। अभी आप आगे जाकर देखेंगे रेड इंडियंस जो है वो जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी वहां पर एक जगह, एक ना एक जगह पर आपको जो है वो रेड इंडियन जरूर नजर आएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी कोटेशन आप लोगों के लिए मैंने निकाली है: अ वाइज गवर्नमेंट नोज हाउ टू एनफोर्स विद टेम्पर और टू कॉन्सिलिएट विद डिग्निटी, ठीक है। ये हिपोक्रेसी बेसिकली कर रहा है, ये डबल पॉलिसी इसने अपनी इस कोटेशन में यूज की है। सो यू कैन मेमोराइज दिस कोटेशन एज वेल एंड यू कैन राइट इट। अच्छा, नाउ कम्स अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज शुगर एक्ट 1764। अब ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट मर्केंटलिज्म, ये आप लोग अलग से हेडिंग देंगे इसकी। शुगर एक्ट आ जाता है 1764। अब शुगर एक्ट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ या कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मोलेसिस एक्ट, ठीक है। ये मोलेसिस एक्ट का ही कॉन्टिन्यूएशन है बेसिकली, जिसको आप लोग शुगर एक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि एक सेकंड, वही तो मेरा continuation बोल of the Basic Act and the main purpose was to discourage trading with the French। ट्रेड लिख लेना यहाँ पर, ये स्लाइड्स में ठहरा ठीक कर देती हूँ। अच्छा, हाय हाय, एक सेकंड, सॉरी। अच्छा, ओके, so we are talking about sugar act and the main purpose was actually to discourage trade with France। मैंने आपको पहले मोलेसिस एक्ट पढ़ाया है और मोलेसिस एक्ट में मैंने आपको बता दिया ना कि एग्रीमेंट्स हुए हुए थे फ्रेंच और डच कंपनीज के साथ। सो अगेन शुगर एक्ट इज जस्ट टू हॉल्ट द ट्रेड विद फ्रेंच। और उन्होंने उस एक्ट के अंदर क्या बेसिकली पास किया है, उस एक्ट के अंदर वो यही कहते हैं कि आपके जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं फ्रेंच और डच के साथ वो सारे खत्म हो गए हैं। वो सारे क्यों खत्म हो गए हैं, क्योंकि हमने शुगर एक्ट और मोलेसिस एक्ट पास कर दिया, ठीक है। शुगर एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसका भी जो डेट है वो आप लोगों ने याद रखनी है, ईयर याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वार्टरिंग एक्ट, आई थिंक सो नेक्स्ट क्वार्टरिंग एक्ट आता है आप लोगों का। So let me just take your questions. We still have 7 minutes left for this class. I think you should stop the recording, Ashia. I will just take the questions and then I will wind it up over.